दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की और उसके घोड़े का वाकया सुनाने वाले हैं। लड़की ने घोड़े के साथ ऐसी कौन सी हरकत की जिसे देखकर वहां पर रहने वाला नौकर भी हैरान रह गया। आइए सुनते हैं ये पूरा वाकया। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूले। दोस्तों, ये कहानी दानिश खान नाम का एक शख्स बयान करता है जो ईरान में नौकरी के लिए जाता है। वो कहता है, रात के 3 बजे का वक्त था। मैं अस्तबल के बराबर में बने कमरे में सो रहा था। अचानक से मुझे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई। मैंने करवट बदल ली और मेरी आंखें दोबारा से नींद से बंद होने लगीं। लेकिन फिर मुझे घोड़ों की वैसी ही आवाजें आईं जैसे कि वो किसी चीज से उलझ रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से इस अस्तबल के घोड़ों की खिदमत करने पर लगाया गया था। महीने भर से मुझे घोड़ों की कभी आधी रात को ऐसी आवाज नहीं आई थी। अक्सर वो घोड़े इस वक्त ही हिनहिनाते थे जब उनके साथ कोई कुछ छेड़छाड़ करता था, वरना मेरी रात बड़ी पुरसुकून गुजरती थी। सुबह 6 बजे उठकर मुझे घोड़ों को पानी पिलाना होता और चारा डालना होता था। लेकिन रात के 10 बजे के बाद मैं घोड़ों को कुछ भी खाने पीने नहीं देता था और वो भी सो जाते थे। मैं पाकिस्तान से ईरान नौकरी करने के लिए आया था। मेरा ताल्लुक एक पठान घराने से था, इसीलिए मुझे यहां पर एक ईरानी आदमी ने अपने घोड़ों की खिदमत के लिए रख लिया। पाकिस्तान में भी मेरा काम जानवरों की देखभाल करना ही था। मेरे वालिद खानाबदोश थे, बकरियों का काम करते थे, इसलिए बकरियों को चराना तो मैंने इस वक्त शुरू कर दिया जब मैं महज 5 साल का था। बड़ा हुआ तो अब्बा ने मुझे गाय के बाड़े में भी डाल दिया। वहां मैं गाय वगैरह को भी संभालने लगा। लेकिन मेरी ज्यादा दिलचस्पी घोड़ों में थी। मुझे अरबी नस्ल के घोड़े बड़े पसंद थे, इसलिए मैंने घोड़ों को संभालने की भी नौकरी की थी। घुड़सवारी भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मैं 23 साल का था जब मैं नौकरी के लिए ईरान चला गया, क्योंकि अब्बा का इंतकाल हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। और यहां पर मुझे घोड़ों को संभालने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, जो कि खुद भी ईरान में काम कर रहा था, कि यहां आ जाओ, मैं तुम्हारी नौकरी एक बहुत बड़े बंगले में लगवा दूंगा। वो एक अमीर तरीन ईरानी शख्स है और उसे अपने घोड़ों की देखभाल के लिए एक तजुर्बेकार मुलाजिम की जरूरत है, जो कि घोड़ों के बारे में मालूमात भी रखता हो। मैं जब ईरान गया और उस आदमी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने घोड़ों के बारे में बहुत कुछ उन्हें बताया। फिर वो घोड़े भी चंद दिन में ही मुझसे मानूस हो गए। वो ईरानी आदमी बहुत खुश था। मेरी घुड़सवारी भी वो देख चुका था। उसका बहुत बड़ा बंगला था और बंगले की पिछली जानिब एक बहुत बड़ा अस्तबल था, जहां पर हर नस्ल के आला से आला घोड़े रखे थे। हालांकि वहां पर 2 मुलाजिम और भी थे, लेकिन उस ईरानी मालिक को मुझ पर भरोसा था। 1 महीने से मैं घोड़ों को संभाल रहा था, इसलिए मुझे उनकी काफी आदत के बारे में भी मालूम हो चुका था। फिर मुझे यह भी पता था कि घोड़ों को हर वक्त चारे के सामने बिठाना नुकसानदेह है। किस नस्ल का घोड़ा क्या खाना पसंद करता है और उसकी क्या आदत होती है, मैं इन बातों से भी वाकिफ था। और वजह यह थी कि मुझे घोड़ों से खासी दिलचस्पी थी। लेकिन आज रात जो कुछ मैंने अस्तबल में होते देखा, उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। मुझे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गया, अपनी चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, एक औरत मुझे अस्तबल से स्टील की छोटी सी बाल्टी लिए बाहर निकलती हुई नजर आई। ये देखकर तो मैं हैरान रह गया। रात के इस पहर एक औरत का अस्तबल में क्या काम था? कौन थी वो? मैंने पूरी आंखें फैलाकर देखा तो उसने चादर से खुद को लपेट रखा था। सर से पांव तक वो बड़ी सी चादर में छुपी हुई थी। चेहरा भी छुपा हुआ था। स्टील की छोटी सी बाल्टी उसके हाथ में पकड़ी थी और वो तेज कदमों से बंगले की राहदारी के सामने से घर की जानिब जा रही थी। मैं फौरन से तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पीछे जाने लगा। मैंने उसे देखा तो मैंने बुलंद आवाज से कहा, ए लड़की, मेरी बात सुनो। मेरी आवाज पर वो पहले तो एकदम रुक गई, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब आने लगा, उसने बाल्टी वहीं फेंकी और भागकर बंगले की जानिब चली गई। जब मैंने उसकी स्टील की गिरी हुई बाल्टी देखी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि जो कुछ उसमें था और कैसे वो उसे अस्तबल से लेकर बाहर आई थी, वो देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। यह कैसे मुमकिन था? यह एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने वो बाल्टी वहीं रहने दी।
मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि वो लड़की आई कहाँ से थी। जहां वो लड़की गई थी, मैं उसी जानिब भागने लगा। क्या वो लड़की चोर थी? अगर चोर थी, तो अंदर कैसे दाखिल हुई? क्योंकि इस ईरानी मालिक के गार्ड्स उसके बंगले के दरवाजे पर बंदूक ताने खड़े रहते थे। इसके अलावा बंगले के गेट पर जंगली कुत्ते तक मौजूद थे। कोई भी दीवार फलांग कर अंदर नहीं आ सकता था। फिर दीवारें बहुत ऊंची होती थीं। वहां से किसी लड़की का अंदर आना बहुत मुश्किल बात थी। अगर वो लड़की आई भी थी, तो अस्तबल में आने का क्या मकसद था? और फिर बाल्टी में जो कुछ था, मेरा सर चकराने लगा था। मैं जैसे जैसे तेज कदमों से बंगले की जानिब बढ़ रहा था, मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं लॉन में पहुंचा, तो वो लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने चारों जानिब देखा, लेकिन सन्नाटा था। इस वक्त सब मुलाजिम, यहां तक कि बंगले के दरवाजे के अंदरूनी जानिब बैठने वाला चौकीदार भी अपने क्वार्टर में चला जाता था। बहरहाल, मुझे मायूस होकर वापस अस्तबल के पास जाना पड़ा। तो जिस जगह वो बाल्टी गिरी थी, वहां मुझे एक ऐसी चीज नजर आई कि मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन से अस्तबल में भागता हुआ गया। मेरे अलावा जो 2 मुलाजिम और भी अस्तबल की देखभाल के लिए थे, वो भी अपने कमरे में सो चुके थे। इस वक्त अस्तबल में सिर्फ मैं था, या फिर घोड़े। मैंने अपनी जेब से टॉर्च लाइट निकाली और इन घोड़ों पर मारने लगा। उनमें से काफी घोड़े सो चुके थे, लेकिन चंद घोड़े सोने की बजाय खड़े थे। जब मैं उसके पास आया, तो एक घोड़ा हाँप रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस घोड़े को हुआ क्या है। मैंने उसकी कमर को जैसे ही सहलाना शुरू किया, वह बिदक कर पीछे हटा और हिनहिनाने लगा, जैसे कि वो नहीं चाहता था कि उन्हें कोई छुए। शायद यहां आने वाली औरत ने उनके साथ कुछ ऐसा किया था कि वो किसी को भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। इस सोच ने तो मुझे और भी उलझा के रख दिया था। मैं वापस आकर अपने कमरे में लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। मैं जितना इस बारे में सोचने लगा, उतना ही उलझने लगा था। अगले रोज मैंने यही सोचा कि मैं मालिक को इस औरत के बारे में बता दूंगा। इसी गरज से मैं बंगले के अंदरूनी जानिब जाने लगा। लाउंज का दरवाजा मैंने खटखटाया। एक मुलाजिमा बाहर आकर कहने लगी, क्या काम है? मैंने कहा, मालिक हैं? वो कहने लगी, हाँ हैं। मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर मालिक से पूछती हूं। वो अंदर चली गई। हम मुलाजिम को बंगले के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, जहां वो ईरानी मालिक और उसकी फैमिली रहती थी। कुछ देर बाद वो मुलाजिमा बाहर आई। मुझसे कहने लगी, अंदर मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर का बंगला तो यूं था जैसे कोई शीश महल हो। मैं अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में मालिक बैठे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे, हाँ बोलो। मैंने कहा, मालिक, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहने लगे, हाँ बताओ। लेकिन इस वक्त बहुत से मुलाजिम वहां चल फिर रहे थे। कोई सफाई कर रहा था, कोई वहां पर मौजूद डेकोरेशन पीसों को साफ कर रहा था। मैंने कहा, मालिक, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। यह कहना था कि जब एक कमरे का दरवाजा खुला और एक ईरानी लड़की बाहर आई। बेसाख्ता मेरी उस पर नजर उठी थी। बिलाशुबहा वो खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मुझे देखकर यूं ठटकी जैसे कि मुझे पहले भी देख चुकी हो। हालांकि मैं उसे पहली बार ही देख रहा था। वो अपने बाप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका मुझे देखकर यकदम से बोलते बोलते चुप हो जाना। शायद वो मालिक से कुछ कहने आई थी, लेकिन मुझे देखकर उसकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। वह मुझे हैरत से देखने लगी। मालिक मुझसे कहने लगे, हाँ बताओ, तुम्हें क्या कहना था? यहां कोई भी गैर नहीं है, तुम अपनी बात कह सकते हो। मैंने कहा, रात को अस्तबल में मेरा यह कहना था। लेकिन इससे पहले कि मैं मालिक से कुछ बोलता, वो लड़की कहने लगी, बाबा, मुझे घुड़सवारी पर जाना है। आपने कहा था कि आप मुझे घुड़सवारी जरूर सिखाएंगे। मालिक कहने लगे, हाँ मैं तुमसे इस मामले में भी बात करता हूं, लेकिन पहले जरा इस दानिश की बात सुन लूं। यह सुनना था कि वह लड़की अपने बाप के पास आ गई और कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो लड़की मुझे मालिक से बात करने से रोकना चाहती है। मालिक बेटी से कहने लगे,
अच्छा बाबा ठीक है। फिर मुझसे कहने लगे, दानिश, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले तुम मेरा एक काम करो। मैंने कहा, जी मालिक कहिए। वो कहने लगे, ये मेरी बेटी है, इसे घुड़सवारी का बहुत शौक है। यहाँ बंगले से बाहर निकलकर कुछ दूर एक बाग बना है, तुम इसे वहां ले जाओ और घुड़सवारी सिखा दो, लेकिन देखना मेरी बेटी को चोट ना आए। मैंने कहा, जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। वो लड़की मेरे साथ बाहर आ गई। मैं उसे अस्तबल में ले गया और कहा, बताइए किस घोड़े पर आप सवारी करना चाहेंगी। उसने एक घोड़े की जानिब इशारा किया। उस घोड़े को देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि वो वही घोड़ा था जो रात को बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैंने उस घोड़े की रस्सी ली और उसे बंगले की बैरूनी जानिब ले गया। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। बाहर एक गार्ड मौजूद था जो कि हमारे साथ जाने के लिए तैयार था, ताकि इस ईरानी मालिक की बेटी की हिफाजत कर सके। अब वो गार्ड और वह लड़की मेरे साथ चलने लगी। कुछ दूर जाते ही सामने बहुत बड़ा पार्क था। मैं उस लड़की को वहीं ले आया और उसे घोड़े पर बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने उस घोड़े पर हाथ रखा ताकि बैठ सके, वो घोड़ा तो बुरी तरह से बिदकने लगा। अपने आगे के पांव जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। मैं तुरंत उस घोड़े के पास आया, उस लड़की को पीछे कर दिया और घोड़े की कमर को सहलाने लगा। मैं जानता था कि उस लड़की का छूना इस घोड़े को पसंद नहीं आया, और शायद इसकी वजह रात का वाकया था। पता नहीं उस लड़की ने इस घोड़े के साथ रात को क्या किया था। मैंने उस घोड़े की कमर सहलानी शुरू की और कहा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते। मालिक की बेटी है, मालिक को सलाम किया जाता है। यही हमारी नम का हलाली का वक्त होता है। मैं उसे बार बार कमर पर सहला रहा था और साथ साथ उसे समझा भी रहा था। मेरी बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, क्या इसे उर्दू जुबान आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसे प्यार की जुबान आती है। प्यार करो तो ये घोड़े जान देने से भी गुरेज नहीं करते, वरना। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो लड़की अपना रुख बदल गई थी। कुछ ही देर में मेरे यूं ही सहलाने से वो घोड़ा दोबारा से ठीक हो गया। मैंने कहा, आइए, अब यह कुछ नहीं कहेगा। वो कहने लगी, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो? अगर इसने मुझे गिरा दिया तो? मैंने कहा, अब आजमा कर देख लें, यह आपको कुछ नहीं करेगा। उसने कंधे उचकाए और घोड़े के पास आ गई और घोड़े पर बैठ गई। इस बार घोड़े ने उसे कुछ नहीं कहा। घोड़े की लगाम भी मैंने पकड़ी और आगे की जानिब चलना शुरू कर दिया। फिर यह सिलसिला चल निकला था। वो रोज मेरे साथ घुड़सवारी करने जाती। 15 दिन बाद मुझे दोबारा से रात के उसी पहर घोड़े के दोबारा से हिनहिनाने की आवाज आई। इस बार तो मैंने सोच लिया था कि फौरन से जाकर उस चोरनी को पकड़ लूंगा। जैसे ही मैं अस्तबल में दाखिल हुआ, वही काली चादर वाली औरत वहां मौजूद थी। मैं फौरन से उसके पास गया तो मेरे कदमों की चाप वो सुन चुकी थी। उसके हाथ में वही स्टील की बाल्टी थी। उसने मुझे देखकर अस्तबल के दूसरे दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे पीछे से जाकर अपने हजार में ले लिया। उसका चेहरा दूसरी जानिब था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन वह मुझसे अपना हाथ छुड़वा रही थी। मैंने कहा, बताओ कौन हो, तुम यहां क्या करने आती हो? मैंने कहा, देखो, मुझे शराफत से बता दो कि तुम कौन हो, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगा, और फिर जो हश्र तुम्हारा होगा वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। इससे पहले कि मैं उसे मजीद धमकियां देता, उसने अपनी कोहनी बड़े जोर से मेरे पेट में मारी कि मैं दोहरा होकर रह गया। मैंने फौरन से उसे छोड़ दिया और वो अस्तबल से बाहर निकल गई। मैं वहीं दोहरा होकर बैठ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझ पर इतना जोर से वार कर सकती है। अस्तबल के दरवाजे पर जाकर उसने पलटकर मुझे देखा और कहने लगी, मुझे अपना बचाव करना आता है। उसकी आंखें देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। उसकी आवाज सुनकर मेरा शक यकीन में बदल चुका था। फिर वह वापस चली गई। मैं काफी देर तो वहीं बैठा रहा। 15 से 20 मिनट बाद मेरे दर्द में कुछ कमी आई तो मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे 100% यह लगने लगा था कि यह लड़की यकीनन ईरानी मालिक की बेटी है, लेकिन यह रात के वक्त अस्तबल में क्या करने आती है और अस्तबल में छोटी सी बाल्टी लेकर क्यों आती है? दिन के वक्त उसको मेरे साथ ही घुड़सवारी के लिए जाना होता है, लेकिन इस बार
मैं उसकी इस हरकत की वजह जरूर पूछूंगा। आखिर ये सब करने का उसका मकसद क्या था, और वो इस घर की मालकिन थी। फिर इस तरह से चोरी छिपे अस्तबल में आने का उसका मकसद क्या था। दिन के वक्त वो लड़की वक्त पर बाहर आ गई, लेकिन इस वक्त काफी गुस्से में थी। मुझे घूर घूर कर देख रही थी। अब तो मुझे जरा भी शक ना रहा था। अब वह लड़की और गार्ड और मैं बाग में पहुंच चुके थे। वो कहने लगी, आज इस घोड़े की लगाम में मुझे पकड़ा दो। अब मुझे थोड़ा चलाना आ चुका है, मैं खुद इसे काबू कर सकती हूं। मैंने कहा, मैम आप गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी। लेकिन वो ना मानी। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने घोड़े की दोनों लगाम उसके हाथ में पकड़ा दी और घोड़े की कमर पर एक थपकी लगाई। उसके कान के पास जाकर कुछ कहकर पीछे हट गया और वह लड़की घोड़ा चलाने लगी। कुछ ही देर में वो घोड़ा बेकाबू हो चुका था और वो लड़की उस पर अपना कंट्रोल खो चुकी थी, इसलिए चिल्लाने लगी और मैं दूर खड़ा हाथ बांधे उसका तमाशा देख रहा था। जो कुछ उसने रात को मेरे साथ किया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बदला तो मुझे भी इस लड़की से लेना चाहिए, चाहे वो मालिक की बेटी ही सही। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई एक पठान को मारने की। मैंने घोड़े के कान में कहा था, जरा इस लड़की को मजा चखाओ। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, मुझे कह रही थी, दानिश इस घोड़े को रोको। अब वहां गार्ड भी मौजूद था, तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं वो लड़की वाकई गिर ही ना जाए और चोट ही ना लगवा ले। मैं घोड़े को दूर से पुकारने लगा, लेकिन वो रुकने को तैयार ही ना था, इसलिए मुझे भी भागना पड़ा। वो घोड़ा उसी बाग में गोल गोल घूम रहा था, इसलिए उसके करीब आकर गुजरते ही मैं उस घोड़े के पास आया। वो मुझे पीछे धकेलने लगा। मैंने उसकी नकेल पकड़ी और वहीं से उसकी लगाम पकड़कर उसे काबू कर लिया। मैंने कहा, घबराइए मत, ये आपको कुछ नहीं कहेगा। घोड़े की रफ्तार मैं काफी हल्की कर चुका था। अब उस लड़की की बदहवासी भी कम हो चुकी थी। वो कहने लगी, घोड़े को रोको दानिश, मुझे नीचे उतरना है, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, यह घोड़ा उस वक्त रुकेगा जब आप मुझे यह बताएंगी कि रात के 3 बजे आप अस्तबल में स्टील की बाल्टी लेकर क्या लेने के आती है। मेरे इस सवाल पर वो कहने लगी, क्या बक रहे हो, घोड़े को रोको। मैंने घोड़े की रफ्तार और तेज बढ़ा दी। ये देखकर वह मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, दानिश इसे रोको वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, जब तक तुम सच नहीं बोलोगी घोड़ा नहीं रुकेगा, और तुमने बहुत जोर से रात को मुझे मारा है। वो कहने लगी, तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा कि मेरी आंखें बहुत तेज हैं, ये धोखा नहीं खा सकती। तुम सच बताओगी तो यह घोड़ा रुक जाएगा। आज मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। वह कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूं, लेकिन इस घोड़े को रोक दो। मैंने फौरन से घोड़े की रफ्तार हल्की कर दी। कुछ ही देर में घोड़ा रुक चुका था और मैं नीचे नीचे भाग रहा था। वह घोड़े से नीचे उतरी, लेकिन वो बेहद गुस्से में थी, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने कहा, अब बताओ। तो वो कहने लगी कि मेरी दोस्त ने कहा था कि उसकी शादी होने वाली है और उसे एक डोल घोड़ी का दूध चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? तो वो कहने लगी कि हमारे ईरान में ऐसा ही होता है कि शादी की रात औरत अपने शौहर को सबसे पहले घोड़े का दूध पिलाती है और फिर ही कोई ताल्लुक कायम करती है। फिर कहने लगी, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर पर आला नस्ल के घोड़े घोड़ियां हैं, तो मुझे आला नस्ल की घोड़ी का दूध लाकर दो, ताकि शादी की रात मैं अपने शौहर को वो पिला दूं। मेरे लिए यह बात बिल्कुल हैरान कुन सी थी। मैंने कहा, तो तुम अस्तबल में रात के वक्त ही क्यों ये काम करने आती हो? यह तो तुम्हारे बाप का अस्तबल है, तुम दिन में भी यह काम कर सकती थी, बल्कि किसी मुलाजमा से करवा सकती थी। वो कहने लगी कि मेरा बाप कभी अपने अस्तबल की घोड़ियों का दूध किसी को भी लेने नहीं देगा, मुझे भी नहीं। उसे अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैंने कहा कि मैंने पहली बार यह बात सुनी है। गार्ड भी हमसे कुछ दूर खड़ा था, लेकिन उसको यह पता नहीं चल रहा था कि हम क्या बात कर रहे हैं। फिर मैं उसे वापस बंगले में ले आया और अगले दिन एक मुलाजिम से कहा कि यहां पर जो घोड़ियां बंधी हुई हैं, उनका दूध निकालकर मुझे एक डोल में दो। यह बात सुनकर वह मुझे गुस्से से देखने लगा, कहने लगा, तुम क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं पीऊंगा। यह सुनकर वो कहने लगा, मालिक तुम्हारी जान ले लेंगे, इसका दूध तो सिर्फ यहाँ के ईरानी मालिक ही पीते हैं।
बहरहाल मैंने इस बात को बस एक तरफ डाला और अपने मालिक के घोड़ों का ख्याल रखने लगा। इसी साल मालिक के घोड़ों का मुकाबला था और जो घोड़ा इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करता उसके मालिक को करोड़ों रुपए मिलने थे। और मैंने भी इन घोड़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई थी, क्योंकि मालिक का कहना था कि अगर इन घोड़ों में से कोई भी पहले नंबर पर आ गया तो तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि अब तक मालिक के घोड़ों में से कोई भी अव्वल नंबर पर नहीं आया था, लेकिन इस दौर में मालिक के घोड़े अव्वल नंबर पर आ गए। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी वजह से मुझे करोड़ों का फायदा हुआ है और अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए मुलाजिम रखना चाहता हूं, तुम ही मेरे घोड़ों को संभालोगे। फिर कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा कि जो चीज मैं आपसे मांगने वाला हूं हो सकता है कि वो बहुत कीमती हो। वो कहने लगे, तुम जितनी मर्जी कीमती चीज मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मैंने कहा, मुझसे वादा करें, आप वो मुझे देंगे, इनकार नहीं करेंगे। मालिक ने मुझसे वादा कर लिया। मैंने कहा, मेरा निकाह अपनी बेटी से करवा दें। यह सुनना था कि मालिक कुछ पल तो खामोशी से मुझे देखने लगे। मैं नहीं जानता था कि कब मुझे मालिक की बेटी से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसे अपनाना चाहता था। मेरी वजह से मालिक को ठीक ठाक फायदा पहुंचा था और मुस्तकबिल में भी उन्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला था। ना जाने क्या सोचकर उन्होंने बाखुशी निकाह अपनी बेटी से करवा दिया। शादी की रात मेरी बीवी ने मेरे सामने घोड़ी का दूध पेश किया था। मैंने कहा कि इसे पीने से आखिर होता क्या है। मेरी बात पर वो हंसने लगी, कहने लगी कि ईरान में एलर्जी की बीमारी बहुत आम है और यह बीमारी मर्दों में बहुत तेजी से मुंतकिल हो रही है, इसलिए मर्द को शादी के बाद घोड़ी का दूध पिलाया जाता है ताकि आगे पैदा होने वाली नस्ल में यह बीमारी मुंतकिल ना हो। क्योंकि घोड़ी का दूध इस एलर्जी के जरासीम को खत्म करने में महामन साबित होता है। उसकी बात सुनकर मैं जितना भी हंसता उतना कम था। खोदा पहाड़ और निकला चूहे वाली मिसाल थी। लेकिन बहरहाल मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी और फिर मैं वहां खुशी खुशी रहने लगा।